डायमेंशनल फॉर्मूलाज तक किया था। डायमेंशनल फॉर्मूला तक किया था। हाँ मैम। हमने यही पढ़ा था, चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। यस मैम। ओके, फिर क्वांटाइजेशन का डेफिनेशन सीखा था? नहीं, सिर्फ वहां पे करके छोड़ दिया था। ठीक है, तो अभी तो मतलब बहुत पेंडिंग है, तो मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देती हूँ जो जो मैंने लास्ट टाइम आपको करवाया था उसके बारे में, एंड देन वी विल गो हेड। पंत, व्हाई आर यू इन दिस बैच? ये आपका परमानेंट बैच है कि आप ऐसे ही अटेंड कर रहे हो मजे के लिए? पंत, आप बोल सकते हो, और ऐसे चैट चैट पे बातें करोगे तो कैसे चलेगा? प्लस हमारे मॉर्निंग बैच का रूल है कि हम सबको वीडियो ऑन रखना पड़ता है, इंक्लूडिंग द टीचर। तो देखो, मैं भी अपना वीडियो ऑन रखती हूँ, आप लोगों को भी अपना वीडियो ऑन रखना पड़ेगा। इट इज मॉर्निंग बैच, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट टू बी दैट अवेक एट 7 AM इन द मॉर्निंग? सो दैट इज वाई मैं इसीलिए मैं अपना पहले वीडियो ऑन करती हूँ, ताकि मैं किसी और को बोल सकूं कि नहीं वीडियो ऑन करो। राइट? सो पंत, यस, जल्दी जल्दी। हाँ, ऑल राइट। चलो, चार्ज के बारे में हमने ये सीखा था कि द इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन ईदर एक्सपीरियंस और शो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स लाइक फील्ड, पोटेंशियल एंड फोर्सेस एटसेट्रा। राइट? तो ये हमारा चार्ज का मेन डेफिनेशन हुआ करता था। फिर हमने उसके एसआई यूनिट के बारे में सीखा, विच इज कूलम। आई डोंट नो सीजीएस यूनिट के बारे में बताया था कि नहीं बताया था, बट अगर नहीं बताया था तो लिख लीजिए, इट इज स्टार्ट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। स्टार्ट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। राइट? चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। चार्ज के दो पोलैरिटीज हो सकते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन के थ्रू हमने ये डिस्कवर किया था, वो काइट वाले एक्सपेरिमेंट में। तो वहां से हमें पता चला चार्ज के दो पोलैरिटीज हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और इनके बीच की जो फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज के दो मेन प्रॉपर्टीज और है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए इट अंडरगोज एल्जेब्रिक एडिशन। एल्जेब्रिक एडिशन का मतलब होता है कि हम चार्जेस के साइन के साथ उनको ऐड करेंगे। किसी बॉडी पे अगर +2 चार्ज है और किसी बॉडी पे अगर -3 चार्ज है, तो नेट चार्ज वुड बी +2 -3, दैट वुड बी -1। ऐसे ही ऐड किया जाएगा, खाली 2 और 3 का एडिशन नहीं होगा। राइट? इट वुड बी एल्जेब्रिक एडिशन टेकन विद द साइन ऑफ चार्जेस इन कंसिडरेशन। राइट? नेक्स्ट, चार्ज इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। कंजर्व्ड क्वांटिटी का मतलब होता है कि चार्ज गेन्ड बाय वन बॉडी इज इक्वल टू चार्ज लॉस्ट बाय अनदर बॉडी। Charge gained by one body is equal to charge lost by another body. That is what we mean by charge remains conserved. Charges can neither be created nor be destroyed. Right? इसके बाद आया था चार्जेस कैन बी क्वांटाइज्ड। काइट एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं था। अच्छा, मैं बता देती हूँ जो स्टोरी थी इसके पीछे में, कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने थंडरस्टॉर्म के टाइम पे मेटालिक वायर लेके काइट उड़ानी चालू की थी। ये आप लोगों ने पढ़ी भी है स्टोरी। तब जाके उसको क्या फील होने लगे थे, झटके फील होने लगे थे। क्यों? क्योंकि क्लाउड्स में आयंस प्रेजेंट थे, मेटालिक रूप के थ्रू वो आयंस ट्रेवल करके आए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की बॉडी में, बॉडी ह्यूमन बॉडी एक्ट्स एज अ कंडक्टर, तो उसको झटके फील होने लगे उस टाइम पे। देन ही स्टार्टेड वंडरिंग कि देयर आर समथिंग दैट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम क्लाउड्स टू माय बॉडी टू अर्थ, and that is why I am feeling these kind of shock. Right? तो इसी की वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ना सीखा। उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, जिससे पता चला चार्जेस दो ही टाइप के होते हैं, दो ही पोलैरिटी हो सकती है, एंड he named them as positive as well as negative. इसके लिए मैंने एक वो एक्रोनिम भी बना के रख रखा है ताकि याद रहे। ग्लास रॉड को जब सिल्क के साथ रब करते हैं, ग्लास को सिल्क के साथ रब करते हैं,
तो ग्लास पे जो चार्ज आता है वो होता है पॉजिटिव। प्लास्टिक को जब फर के साथ रब करते हैं तो प्लास्टिक पे जो चार्ज आता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। तो जीपीएस एंड पीएनएफ, दैट इज द सिनेरियो। GPS is glass rod rubbed with silk and plastic rod rubbed with fur. इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। अच्छा, ये सिर्फ एक ही पेयर ऑफ मटेरियल हमने लिया, मतलब दो अलग अलग पेयर लिए हैं, ऐसे बहुत सारे पेयर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। ये सिर्फ एक हमें याद रखने के लिए हमने लेके रखे हैं कि अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो हम इसकी तरह दे सकते हैं। बाकी देयर इज अ कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज ऑफ सच मटेरियल्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बोलती क्या है, जैसे आपकी केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी सीरीज होती थी ना, जो ऊपर ऊपर एलिमेंट होते थे वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ करते थे। ऐसा था ना, सोडियम इज रिएक्टिव, पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर। हम एयर में रखते थे तो ये बर्न भी हो सकते हैं, रेडिली बर्न हो सकते हैं। ऐसे याद है हेतवी, कुछ ऐसा होता था केमिस्ट्री में, राइट। वही वैसे रिएक्टिविटी सीरीज, वो वहां पे रिएक्टिविटी सीरीज थी, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है कि जब आप उसको जो भी एलिमेंट पहले आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में, अगर उसको मैं किसी भी बाद वाले एलिमेंट के साथ रब करूंगी तो पहले वाले एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बाद वाले एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये पूरी सीरीज बेंजामिन फ्रैंकलिन के थ्रू ही बन के गई थी। He did a lot of experiments जिससे हमें पता चला था, राइट। कोई कंफ्यूजन है भी इसमें, किसी को कोई डाउट? ऑल राइट। इसके बाद हमने इसके अलावा क्या सीखा था हमने? दिस वाज ऑल, इतना ही सीखा था, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चलिए उस पे आ जाते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड होने का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी पे अगर मैं चार्ज अज्यूम करूंगी, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। The amount of charge on any body is an integral multiple of electronic charge, या charge on an electron. What is this? E equal to, इसका वैल्यू है 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. E is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. This is what we call quantization. इसका अगर स्टेटमेंट बोलने जाओ तो quantization of charge means the amount of charge on any object is equal to integral multiple of charge of an electron या electronic charge, जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हो, राइट। ये n कुछ भी हो सकता है, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, लेकिन इंटीजर होना चाहिए, 1.5 नहीं हो सकता। रीजन, अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज आ रहा होगा, मान लो मैं कोई एक एलिमेंट लेती हूँ और आपको एलिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। चलो, आप लोगों ने सोडियम के बारे में सीखा होगा, सोडियम Na1123 ऐसा होता है ना उसका, ये एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है Na1123, राइट रिद्धि? यही होता है सोडियम का। व्हाट डू यू मीन बाय Na1123? इसका मतलब क्या होता है रिद्धि? 11 electrons and protons and 23 neutrons plus protons. Perfect. I was wondering about electrons and protons mainly, and it's good that you also told us about neutrons. कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब हमने देखा था तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हिसाब से एक न्यूक्लियस होता है, बहुत स्मॉल रीजन एट द सेंटर ऑफ द एटम, इसके अराउंड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्टली द मास ऑफ द एटम, क्योंकि इसके अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, दे हैव नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल इन नेचर। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और इसके अराउंड नेगेटिवली चार्ज्ड एटॉमिक पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बात ऐसी है कि जितना जितना पॉजिटिव चार्ज होता है
प्रोटॉन के पास उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास। तो अगर मैं लिखने जाऊं तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन is -1.6 into 10 raised to -19 coulomb. Similarly, charge on a proton is equal to +1.6 into 10 raised to -19 coulomb. तो जब मैंने Na1123 लिखा, इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तभी जाके एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। ये बात जे थॉमसन ने अपनी डिस्कवरी में दी थी कि जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा एक एटम में, एक एलिमेंट में, उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। हाँ, उन्होंने तब ये क्लियरली नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। बाद में धीरे धीरे वो भी डिस्कवरी के थ्रू हमें पता चलता गया कि इलेक्ट्रॉन के अलावा 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स और प्रेजेंट है, जिनको हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बोलते हैं, राइट। न्यूट्रॉन हैज नो कंट्रीब्यूशन इन चार्ज, बट प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिव होता है, राइट विहान? कोई कंफ्यूजन इसमें अभी तक की बात में? सिंपल है ये सिद्धार्थ, राइट? चलो, अच्छा, ये हो गया Na11 की बात। व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन आई राइट Na1123 प्लस? इसका क्या मतलब होता है स्मृति? Ma'am, there is 1 electron less. There are 10 electrons. Yes, there is 1 electron less than the actual element, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है सोडियम ने, तब जाके एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है सोडियम ने, राइट? अच्छा, सेम ऐसा आप Cl के साथ लिख सकते हो। Cl 1735 माइनस दिया, इसका क्या मतलब होता है? जब मैं Cl 1735 लिखती हूँ तो मैम एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, गुड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। राज, Mg2+, मैम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, सॉरी लूज किए 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, राइट। O2-, आदित्य, गुड मॉर्निंग आदित्य। मैम इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। आदित्य, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सिट स्ट्रेट, नॉट टेक द सपोर्ट ऑफ व्हाटएवर यू आर टेकिंग, प्लीज सिट स्ट्रेट, राइट? वरना क्लास का मतलब नहीं रहेगा। वो मेरे को देखो सेंस हो रहा है धीरे धीरे और आपको भी हो रहा है, सो प्लीज सिट स्ट्रेट। एंड पंत, ये 2 मिनट किस घड़ी के हिसाब से प्लीज मुझे बता दो कि आपका और मेरा घड़ी सेम चल रहा हो। हाँ, ये मास्क लगा के बैठ जाएगा आके, देखो। हटाओ फिल्टर, हटाओ जल्दी, हटाओ फिल्टर। नो सच काइंड ऑफ थिंग इन क्लास। सो आप सब लोगों ने यही बोला कि या तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। मैं जब प्लस लिख रही हूँ तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, और मैं जब माइनस लिख रही हूँ तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। केतवी, इज इट राइट टू से कि Na+ में मैम एक प्रोटॉन गेन हो गया है, Mg2+ में 2 प्रोटॉन्स गेन हो गए हैं? तो व्हाई नॉट? क्यों नहीं? व्हाई प्रोटॉन्स आर नॉट ट्रांसफर्ड? Maybe because they're found in the nucleus, so they are held by force. Which force? Which force? इलेक्ट्रोस्टैटिक। Electrostatic. Electrostatic force is a Piddu force. Electrons are held by electrostatic force, not protons. Electrostatic force can be overcome just by rubbing your hands. Nuclear force. Nuclear forces, yes, they are the strongest forces in nature. Protons
protons are never transferred. Protons are never transferred during the process of charging. Protons are never transferred during the process of charging, as they are held by strong nuclear forces. So these are the forces जो नेचर में कोई भी ओवरकम नहीं कर सकता. बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट है इनको ओवरकम कर पाना. इसीलिए चार्जिंग का प्रोसेस टेक्स प्लेस. चार्जिंग टेक्स प्लेस by the transfer of electrons. By the transfer of electrons. अब ये चार्जिंग का जो प्रोसेस है, चार्जिंग का प्रोसेस में दो हम प्रोसेस हो सकते हैं. या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन गेन हो सकता है. परिश्री, इतने सब डिस्कशंस के बाद क्या लगता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज. और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव. नेगेटिव चार्ज. The loss of electrons will give you positive charge, gain of electrons will give you negative charge. ये एस्टैब्लिश हमने कर लिया कि चार्जिंग होता कब है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, राइट? अच्छा, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग को हम एक और चीज बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन. प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन. So, what is the smallest charge that can exist on a body? दिमाग लगाना है इसमें. रुद्र, what do you think? What is the smallest charge that can exist on a body? Rudra, any idea? No. Okay, Siddharth. Ma'am, plus minus 1.6 into 10 raised to power minus 19. Very good, Siddharth. That is the charge of an electron. Plus minus 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. क्योंकि या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लॉस हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? लेकिन दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी. सो क्वांटाइजेशन के रूल के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, द स्मॉलेस्ट charge that a body can have is E. मॉड्यूलस में रखा है मैंने, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिपेंड करता है लॉस हुआ है या गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन का. E, लेकिन E का वैल्यू है 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. इससे जस्ट बड़ा चार्ज कौन सा हो सकता है? विहान, E से जस्ट बड़ा चार्ज. मतलब आई एम नॉट आस्किंग यू द लार्जेस्ट चार्ज, E से जस्ट बड़ा. न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? ऐसा कुछ नहीं है. राज, आदित्य,
पंथ, नो क्लू। रुद्र, सिद्धार्थ, मैम इसका डबल यस, टू ही। 3.2 into एक something. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। ये आज सिद्धार्थ तो मतलब फॉर्म में आया हुआ है, वाह, ऑन फायर है ऐसा। सो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो उसके बजाय 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, उससे बड़ा चार्ज 3 होगा ना। 4.8 into 3e, उससे बड़ा 4 ही मल्टीपल ऑफ ही 6.4. दैट इज क्वांटाइजेशन। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी में से 7.75 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके चले गए हैं, या 2.3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके चले गए हैं, नहीं 1.73? Ritvi, will it happen anytime? Diya, will it happen anytime? नहीं, electrons will be transferred in whole numbers. ये पूरा का पूरा जाएगा, आधा नहीं जाएगा, टुकड़ा नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन का, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स अगर होल नंबर्स में ट्रांसफर हो रहे हैं तो जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी पे वो भी उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड दिस इज एवरीथिंग अबाउट क्वांटाइजेशन। जो भी अभी मैंने इतनी सारी इधर से यहाँ से लेकर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर वापस यहाँ पे जो मैं आई हूँ, ये पूरा क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट? दिया, परिश्री, स्मृति, रिद्धि, तनीषा? नो, ऑल राइट। चलो फिर अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो मेरे कुछ क्वेश्चन है, फिर मैं वो पूछूंगी। How many electrons are present in 1 coulomb of charge, 1 microcoulomb of charge, 1 millicoulomb of charge, 1 nanocoulomb of charge, 1 picocoulomb of charge? How many electrons are present in these 5 cases? चलो फाइंड आउट करके बताओ मुझे। What is the number of electrons present? दिया, क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम? Q is equal to NE. Yes, चलो लगा के बताओ। Q is equal to NE। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? Here we have to find n. You need to find n. Yes, number of electrons. फर्स्ट मुझे रिद्धि बताएगी, सेकंड मुझे दिया बताएगी, थर्ड तनीषा, फोर्थ परिश्री, फिफ्थ केतवी। आपको अगर प्रीफिक्सेस में कोई कंफ्यूजन है, देयर आई कैन हेल्प। 1 millicoulomb is 10 raised to -3 coulomb, micro is 10 raised to -6 coulomb, nano is 10 raised to -9 coulomb, and pico is 10 raised to -12 coulomb. चलो फर्स्ट से स्टार्ट करें। रिद्धि, Ma'am, 0.625 into 10 to the power 19 electrons. 0.625, गुड।
सो इट वुड बी Q इज इक्वल टू N इंटू E. Q हमें दे रखा है 1 कूलम, N मुझे ढूंढना है, E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो N वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19. दैट वुड बी 10 अपॉन 16 इंटू 10⁻19, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 100 अपॉन 16 इंटू 10⁻18. जब मैं 100 अपॉन 16 को सॉल्व करूंगी तो इट वुड कम आउट टू बी 6.25. 6.25 into 10 raised to 18. So the number of electrons in 1 coulomb is 6.25 into 10 raised to 18 electrons. Next, second वाला. पहले थर्ड वाला बताओ, मिली कूलम में कितने होंगे? थर्ड वाला किसका था चांस? तनीषा? Ma'am, 6.25 into 10 raised to 15. Very good. 6.25 into 10 raised to 15 electrons. Good. So, ये आप सीधा भी कर सकते हो. 1 कूलम में अगर इतने हो तो 10 raised to -3 कूलम में कितने होंगे? मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई किया तो 10 raised to 15 आ जाएगा. राइट. नेक्स्ट, सेकेंड वाला. हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? दिया के पास था क्या सेकेंड? 6.25 into 10 raised to -12. माइनस नहीं होगा दिया. 10 माइनस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है. sorry, 10 raised to 12. 10 raised to 12. yes. 10 raised to 12 electrons. मल्टीप्लाई इन दोनों को करना था तो 18 - 6 would be 12. फोर्थ. 6.25 into 10 raised to 9 electrons. Very good. 6.25 into 10 raised to 9 electrons. Fifth. 6.25 into 10 raised to 6. 6.25 into 10 raised to 6 electrons. Basically, हम जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिस इज दी, मतलब ये कोई ऐसा नंबर नहीं. यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज नॉट एन अ नंबर दैट वी डील विद एवरी डे. इट इज वेरी 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 ह्यूज नंबर. जितने भी आज तक के हमारे स्कैम हुए हुए इंडिविजुअल इंडिया के, अब वो स्कैम में जितना पैसा इन्वॉल्व था वो उतने पैसों से भी ज्यादा नंबर है ये. 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा. दिस इज 10 raised to 18 electrons. So you see the number of electrons involved here are way too large. जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा है, यहां जाके क्वांटाइजेशन का रेलेवेंस जो है वो खत्म हो जाता है. क्वांटाइजेशन कुछ जगह पे रेलेवेंट है, कुछ जगह पे इररेलेवेंट है. इररेलेवेंट का मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है इंग्लिश में कि इररेलेवेंट इज नॉट एप्लीकेबल, इनवैलिड. दोनों अलग अलग टर्म है. क्वांटाइजेशन है अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बट उसको देखने में मेरा वो फायदा नहीं. इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में अनियन लेयर्स का वो करना सिखाया होगा. क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप से व्यू करके उसकी सेल्स डिफरेंशिएट करना, है ना. आप जब ऊपर से देखते हो, सामने से देखते हो, नहीं सिखाया तो भाई स्कूल की गलती है, मेरी गलती नहीं है. ऐसा एक्सपेरिमेंट था 10वीं की कक्षा में कि आप लोगों को ये करवाना था. माइक्रोस्कोप से कुछ ऐसे एनिमल सेल्स को या प्लांट सेल्स को डिफरेंस करवाने के लिए वो माइक्रोस्कोप से देखने के लिए देते थे. जब आप अनियन को सामने से देखते हो, आपके हाथ में रखा हुआ है, आपको सेल्स दिखते हैं? बोलो, दिखते हैं? बायो वाले बच्चों दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, राइट. और बायो वालों को क्या, अपने को भी नहीं दिखते. मैथ्स वालों को भी नहीं दिखते होंगे. मैथ्स वालों को दिखते हैं क्या? मैथ्स वाले बोले मैम हमें दिखने लग गए थे, बायो वालों को नहीं दिखे तो क्या हो गया, राइट. हाँ वही अनियन पील की, यस, राइट. सो सेल्स दिखते नहीं है, पर उसका मतलब ये है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ऐसा है, सेल्स दिखते तो नहीं है मैम तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. नहीं,
दैट डजंट मीन दैट, मेरा वो मतलब नहीं है। लेकिन जब मैं उसको माइक्रोस्कोप से व्यू करूंगी मुझे सेल्स भी दिखने लगेंगे, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल। तो वहां पे मेरे को इंडिविजुअल डिस्क्रीट सेल्स दिख रहे हैं, बट जब वो सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, वो मुझे पूरा पील की तरह दिखने लगता है। आई डोंट सी दी सेल्स ओवर देयर, आई सी ए कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओवर देयर। आप अपने हाथ को भी व्यू करोगे तो अलग अलग सेल्स दिखेंगे। व्हेन यू डील विद माइक्रोस्कोप पूरा हाथ में नहीं दिखता है, वो डेफिनेटली स्किन हटा के, एक लेयर हटा के ऐसा ऐसा करके दिखता होगा। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, मेरे को बहुत खराब लगता है ऐसा सब सोचना, लेकिन स्टिल ऐसा ऐसा करके दिखता होगा, राइट। लेकिन जब आप सीधा देखते हो, मैं ऐसा नहीं देखती 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर 4 फिंगर 5 फिंगर, that's all I am concerned about, not the complete number of cells, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल, राइट। क्यों? क्योंकि when I talk about my hand, the number of cells involved are way too large to deal them as discrete cells. I treat them as a continuous object. Same क्वांटाइजेशन है यहाँ पे, ऐसा नहीं है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड आर दिस लार्ज, क्वांटाइजेशन का रेलेवेंस खत्म हो जाता है। क्वांटाइजेशन इज इररेलेवेंट ओवर देयर। इट इज लाइक seeing a group of trees या a group of greenery area from front view and seeing it from helicopter या सैटेलाइट। क्या होता है कि जब हम सामने खड़े होते हैं तो आई कैन काउंट 1 ट्री 2 ट्री 3 ट्री 4 ट्री ऐसा करके, लेकिन जब मैं हेलीकॉप्टर से या सैटेलाइट व्यू देखती हूँ तो वो मुझे क्या दिखता है, एक ग्रीन रीजन, नो ट्रीज, ग्रीन रीजन, इसके आजू ये, इसके बाजू ये, ऐसा करके, राइट। तो ये वही वाला केस है। सो क्वांटाइजेशन इज रेलेवेंट वेयर वी आर डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, where number of electrons involved are significant, matlab not too many, but when number of electrons involved are so many, this large, तो quantization का relevance खत्म हो जाता है। Quantization is irrelevant when we deal with macroscopic things. आपसे पूछे क्यों? Because the number of electrons are way too large to treat them as discrete charges. We treat them as continuous sheet of charge. Is that okay with you guys? कोई डाउट इसमें, कुछ समझ नहीं आया हो, राइट। सिद्धार्थ परिश्री पंत आपका वीडियो ऑफ है। हेज शाह, आपने पहले तो हाफ एन आवर लेट एंट्री ली है। दूसरा मैं आपको मॉर्निंग बैच का रूल बता देती हूँ, मॉर्निंग बैच में यू आर नॉट अलाउड टू टर्न योर वीडियो ऑफ। आप वीडियो ऑफ रखोगे मैं आपको इस बैच से निकाल दूंगी, मैं नहीं रखूंगी इस बैच में आपको, आप दूसरे बैच में आओ। ओके मैम। ठीक है, मतलब ये ओके किसके लिए, निकालने के लिए कि वीडियो ऑन करने के लिए? नहीं, वीडियो ऑन कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरा हेत, ये वाई हाफ एन आवर लेट, ये किसी को ड्यूटी दूं मैं आपको उठाने की सुबह सुबह? नहीं मैम, 7:30 को मैं अंदर था। तो यही तो बोल रहे, 7 o'clock का क्लास था, आप 7:30 अंदर आते तो कैसे चलेगा भाई? इट वॉज अ क्लास ऑफ 7 o'clock। आप लिंक देखो मैंने कितने बजे पोस्ट की हुई है, राइट। अच्छा, कभी मैं लिंक पोस्ट करना भूल जाऊं, ये रह जाए, तो यू हैव टू ज्वाइन थ्रू द सेम लिंक ओनली। हम ये लिंक महीने बाद चेंज करते हैं, बट डजंट मीन आप कहीं पे भेज दो अपने फ्रेंड्स को और फिर वो आके मुझे क्लास में हैरान करते रहे, राइट। वी डोंट चेंज आवर लिंक्स, वी कीप इट सेम फॉर एटलीस्ट अ मंथ, फिर उसके बाद दोबारा चेंज कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे मिस्चीवियस जो जा के शेयर कर देते हैं हमारे लिंक्स, और फिर वो लोग आके हमें क्लास में हैरान परेशान करते रहते हैं। ऐसा लास्ट ईयर के काफी बैचेस में उन्होंने किया है, इसलिए हमें ये आदत पड़ गई अब जूम की। होपफुली 1 महीने के बाद हम ऑफलाइन मिल सके, होपफुली सेकेंड वेव डाउन जाने लग जाए, वापस से स्कूल कॉलेज को फिर से खुलने की परमिशन मिल जाए। एनीवे, सो व्हाट वी हैव स्टडीड अप टिल नाउ, okay, I have the notes with me, yeah, great। मैं आपके साथ मेरे स्क्रीन पे नोट शेयर कर रही हूँ। I give you 4 minutes, आप ये वाला पार्ट
0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड नहीं 0.5, बस यहाँ तक आपको रीड कर लेने का है, 0.5 तक. You have 4 minutes. When you are done with this part, when this page, please let me know. तो मैं आगे वाले पेज पे बढ़ जाऊंगी. 2 मिनट पहले पेज के लिए, 2 मिनट दूसरे पेज के लिए. This is what my understanding goes. So please फटाफट go through कीजिए. कोई डाउट हो इसमें तो मुझसे पूछिए, आप क्वेश्चन रखिए तो मैं आपका डाउट भी क्लियर कर पाऊँ. मैम हो गया फर्स्ट पेज. ESU is electrostatic unit, CGS unit of charge. पंच सेल्स तो हर बॉडी में होते हैं, तो लिजर्ड में भी होंगे. मैम ऑल राइट. सो हाँ जी, मैम डाउट. बोलो बोलो सिद्धार्थ बोलो. मैम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सेकंड पॉइंट में सेकंड लाइन में डायमेंशंस ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 raised to power minus 15 मीटर. मैम वो किसका डायमेंशन? न्यूक्लियस का साइज इज 10 raised to minus 15 मीटर एंड एटम का साइज इज 10 raised to minus 10 मीटर, जिसको हम 1 फर्मी और 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं. मैम न्यूक्लियस का फिर अगर इतना, अच्छा हाँ ओके, माइनस में बहुत छोटा है. मैम यस, मैम ये कॉर्नर में मास दिया हुआ है वो लर्न करना है. कौन सा? मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. अभी से याद करना शुरू करोगे तो एंड ऑफ द ईयर तक हो जाएगा. बहुत बार आएगा ये, इस चैप्टर में नहीं आएगा इतना, लेकिन आएगा बहुत बार. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन आएगा आप लोगों को. तो धीरे धीरे, वैसे केमिस्ट्री में होगा, याद करके ही आए होगे. लास्ट ईयर केमिस्ट्री में ही होगा ये, और 9-10 से केमिस्ट्री में आ रहा है. फिर भी नहीं याद है तो इस साल मौका है हमारे पास, कर लेंगे. चलिए, सो आई होप आप थरो हैं इतने पार्ट से, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं आगे बढ़ सकती हूँ. राइट? अच्छा, let me tell you one thing. I have another half an hour to go. Another half an hour में I'm pretty sure that I'll be completing this session 1.1. So the homework for you guys for today would be homework sheet 1.1, right? So वो मैं आपको दिखा दूंगी. होमवर्क शीट आपको करके लेकर आनी है, PDF बना के आपको अपने गूगल क्लासरूम में पोस्ट करनी है. मैंने जैसा आपको बताया था कि आप क्लास में आओगे उससे पहले मैं यहाँ पे देख के रखूंगी हाउ मेनी ऑफ यू हैव टर्न्ड इन दी होमवर्क. अगर आप लोगों ने होमवर्क नहीं सबमिट किया होगा, आई वोंट अलाउ यू इन माय क्लास. आई वोंट, ट्रस्ट मी. सुबह 7 बजे उठना वेस्ट हो जाएगा. आप बोलोगे मैम वापस जाके सो जाएंगे,
तो मैं इतनी आसानी से सुनने नहीं दूंगी आप लोगों को। घर पे कॉल लगा के बोल दूंगी सुबह 7 बजे बिठा के इसको होमवर्क करवाओ। सीरियसली आई एम गोइंग टू डू दैट। आई एम अ सैडिस्ट पर्सन। आपको लग रहा होगा कि मैम बहुत खराब है, कोई बात नहीं मैम, खराब है तो खराब है, चलेगा, चेक हो जाएगा। रुद्र चेकिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको चेक होके रिटर्न होता जाएगा, राइट। थोड़ा हम ओवरव्यू भी रख लेना कि अपने होमवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी हो जाएगा। ऑनलाइन चेकिंग में क्या एक्चुअल चेकिंग से ज्यादा टाइम लगता है यार। तो व्हाट वी आर थिंकिंग इज आप एक सेपरेट फिजिक्स की नोटबुक बना के रख लो। तो जब जैसा हमारा एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा ना फिजिक्स की होमवर्क का, वो आप नोटबुक लाके इंस्टीट्यूट में सबमिट कर देना, दूसरा चैप्टर दूसरी नोटबुक में स्टार्ट कर लेना, फिर फर्स्ट की वो नोटबुक आप वापस ले जाना, सेकंड वाली की नोटबुक सबमिट करके चल जाना। दिस इज सम सिस्टम दैट वी आर थिंकिंग कि अगर ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है, ऐसा ऑनलाइन वाला लॉन्ग टर्म चलने वाला है, तो हम इसको ऐसा पैटर्न पे भी लेके जा सकते हैं। दैट वुड बी ओके ना। आप में से आपके पेरेंट्स आके तो सबमिट करके जा सकते हैं ना। और ये कब आएगा? हार्डली 2-3 हफ्ते में एक बार अपने को होमवर्क देना आएगा इंस्टीट्यूट पे, और फिर 2-3 हफ्ते में वापस लेने के लिए आएगा। दैट इज द पैटर्न दैट इज गोइंग टू गो। ठीक है, ये हम करने का सोच रहे हैं कि आप अपनी होमवर्क नोटबुक लाके सबमिट कर दो, या तो इसको वीकली स्टार्ट कर देते हैं कि वीकली अपना होमवर्क चेक करवा लो इंस्टीट्यूट पे, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑफ चेकिंग भी अच्छी होती है। सेकंड, वो जल्दी चेक होता है। यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं, चेक करते हैं, फिर अपलोड करते हैं, तो उसमें एक होमवर्क को चेक करने में एटलीस्ट 15-20 मिनट्स जाता है। वहां पे 15-20 मिनट्स में 5-6 नोटबुक्स हो सकती है आराम से चेक। स्पीड से करोगे तो 5-6 नोटबुक चेक हो सकती है आराम से। सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन थिंकिंग। मेरे को लगता है हम बैच वाइज इसको टाइम दे देंगे होमवर्क सबमिशन के लिए, कि आप अपना बैच वाइज होमवर्क सबमिट करके जा सकते हो इस टाइम पे, राइट। विल दैट बी ओके विद यू गाइस? ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन पूरा अब हमने सीख लिया। आपको 2 चीजें पढ़ने में आई हुई कि अगर आपने ढंग से रीडिंग की है उसकी, तो वो थी क्वांटाइजेशन में कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जो क्वांटाइज्ड पढ़ी भी हमने ऑलरेडी, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी है जो हमने नहीं पढ़ी भी, मतलब पढ़ी भी है लेकिन वो क्वांटाइज नहीं हो सकती। जैसे कि मास कैन नॉट बी क्वांटाइज्ड। मास कैन नॉट बी क्वांटाइज्ड। मास का कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं कि इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। लेकिन हम एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, जिसको आप बोलते हो ना E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन इज क्वांटाइज्ड। एक फोटोन की हो तो एच न्यू, 2 की हो तो 2 एच न्यू, 3 की हो तो 3 एच न्यू, 4 की हो तो 4 एच न्यू। ऐसा करके एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। सेकेंड पोस्टुलेट बोहर का जो था, L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, राइट। ये एग्जांपल्स थे क्वांटाइज्ड क्वांटिटीज के। नेक्स्ट जो हमें करना है वो है प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। कि हमने ये तो सीख लिया कि चार्जिंग होगा। चार्जिंग का वे क्या है? व्हाट इज हाउ कैन वी चार्ज एन ऑब्जेक्ट? विहान, हाउ कैन वी चार्ज एन ऑब्जेक्ट? चार्जिंग कब होता है? By rubbing it with any surface. नहीं, वो तो मतलब ओके, गेन और लॉस। यस, किसका गेन? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का, वेरी गुड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। रुद्र, आपका आंसर भी राइट है, वेरी गुड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि चार्जिंग होगा ऑब्जेक्ट का। गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। अब वो ट्रांसफर जो है वो 3 तरीके से मैं करवा सकती हूँ। चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन, and third is charging by induction. ये 3 प्रोसेस हैं चार्जिंग के। चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। These are the 3 ways by which you can charge an object. मैं स्टार्ट करती हूँ चार्जिंग बाय रबिंग से।
इट इज वेरी इजी। ये हमारा जो वो बचपन में हम मैजिक ट्रिक्स करते थे उसमें से एक काउंट होता है कि स्केल को बालों पे रब करो फिर पेपर बिट्स उठाओ, पता चलेगा पेपर बिट टूट गए हैं। नहीं, कोई मैजिक नहीं था, इट वाज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कम ऑन, अब अपने आप को फुल बताना बंद कर दो। अब ये वो मैजिक नहीं था, इट वाज फिजिक्स बिहाइंड इट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है कि आप जब रब करते हो तो फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है रबिंग के टाइम पे, क्योंकि आपने ये सुना होगा वेट हेयर्स में ये मैजिक नहीं होता है, ड्राई हेयर्स में ही मैजिक होता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस वेट हेयर में नहीं आते हैं, ड्राई हेयर्स में ज्यादा रहते हैं। सो फ्रिक्शन जब जब इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से कुछ वर्क हो रहा होगा फोर्सेस के अगेंस्ट में, वो वर्क हीट एनर्जी बनके या एनर्जी बनके इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट में से बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन विल कम आउट ऑफ देयर ऑर्बिट। उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो अपने ऑर्बिट में से बाहर आ जाएगा। जब वो अपने ऑर्बिट में से बाहर आ जाएगा तो इट विल गेट ट्रांसफर टू द अनदर ऑब्जेक्ट। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने का मतलब ऑब्जेक्ट का चार्ज होना। जिस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, उसके पास चार्ज कैसा आ जाएगा? गेन किया होगा तो कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। गुड। इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो पॉजिटिव चार्ज। गुड। अच्छा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट द बॉडी इज गोइंग टू हैव? 1.6 into 10 raised to power. ये तो तुम एक इलेक्ट्रॉन की बात करो, आई एम टॉकिंग इन जनरल। तो मैम वही चार्ज NE, I guess. N into E, N into बात सही थी तुम्हारी। अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो E और N हो तो N into E. The amount of charge is quantization, right? So this is charging by rubbing, very easy, कोई confusion इसमें होने जैसा है नहीं। This is the first process of charging an object, right? Second, charging by conduction. Charging by conduction में चार्जिंग बाय कंडक्शन के सिनेरियो में वी टेक टू मेटालिक ऑब्जेक्ट्स या टू कंडक्टर्स, ऐसा मान के चलो, जिसमें से कोई एक चार्ज होगा कोई एक अनचार्ज होगा। लेट्स से इसके पास चार्ज है Q, इसके पास चार्ज है 0, मुझे दूसरे वाले को चार्ज करने का है। चार्जिंग बाय कंडक्शन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। There is a potential difference. जब जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब तक चार्जिंग बाय कंडक्शन पॉसिबल है। इस सिनेरियो में क्या होता है कि हम दो ऑब्जेक्ट्स को किसी एक कंडक्टिंग वायर के साथ या तो कनेक्ट कर देते हैं या हम उन दोनों को डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में ले आते हैं, मतलब भिड़ा देते हैं दोनों को कांटेक्ट एक दूसरे के साथ, right? There should be a direct physical contact between the two objects, either through a connecting wire or वो directly आके मिल जाए एक दूसरे से, right? जब वो दोनों आके एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे तो उस सिनेरियो में चार्जेस फ्लो from high potential to low potential. Charges flow from high potential to low potential. Can you tell me ये कब तक फ्लो करते रहेंगे चार्जेस? जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस 0 ना हो जाए। Charges flow from high potential to low potential till potential becomes same. Till potential becomes same. This is charging by conduction.
इज दैट क्लियर टू यू गाइस? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? ठीक है, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन अगर क्लियर है तो इसमें मैं एक और पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूंगी। ये जो पोटेंशियल है ये दो बातों पे डिपेंड करता है। वन, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड टू, द चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज पे भी डिपेंड करता है और चार्ज पे भी डिपेंड करता है। अगर मेरे पास दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है वो आइडेंटिकल शेप के हैं, आइडेंटिकल साइज के हैं, तो पोटेंशियल सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे। ग्रेटर द चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्रेटर इज द पोटेंशियल, लेसर द चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेसर इज द पोटेंशियल। चार्जिंग बाय कंडक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए हम एग्जाम्पल 4 करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल 4। आप अपने नोट्स में सॉल्व एग्जाम्पल 4 खोल के रखिए, हम वहां पे चलते हैं। राज हमारे लिए सॉल्व एग्जाम्पल 4 रीड कर देगा, हम आगे उसको सॉल्व कर देंगे। राज, विल यू डू दैट? ऑलराइट, गुड। नोट्स में सॉल्व एग्जाम्पल 4। राज आज ही करने का। किसी के पास है नोट्स? राज से जल्दी मिल जाए जिसको। हाँ मैम, खुला हुआ है। हम यस हाँ, यस मिल गया। यस दीदी। रिद्धि म्यूट हो। Two identical metallic spherical shells A and B having charges plus 4q and minus 10q are kept at a certain distance apart. A third identical uncharged sphere C is first placed in contact with sphere A and then with sphere B. Then spheres A and B are brought in contact and then separated. Final charge on spheres A and B. हमें दे रखा है ए पे जो चार्ज है वो है +4q, बी पे जो है वो है -10q और सी इज अनचार्ज्ड। अनचार्ज होने का मतलब है सी पे जो चार्ज है वो कितना है? 0। सी पे चार्ज इज 0। अब आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स में क्या सिनेरियो होगा कि पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? चार्जेस पे। इसीलिए हमें आइडेंटिकल स्फीयर्स गिवन है, ताकि पोटेंशियल सिर्फ किस पे डिपेंड करे? चार्जेस पे। वो क्वेश्चन में आप सोच रहे होंगे आइडेंटिकल क्यों दे रखा है? व्हाई? बिकॉज पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज। ग्रेटर द चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्रेटर वुड बी इट्स पोटेंशियल। दैट इज व्हाई वो आइडेंटिकल लिख के दे रखा है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करूंगी। ए, बी एंड सी इनिशियल सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ए के पास चार्ज है +4q, बी के पास चार्ज है -10q और इसके पास 0 चार्ज है। तो पोटेंशियल कब सेम होगा? राज, कैन यू टेल मी पोटेंशियल कब सेम होगा अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया एक सिनेरियो में? तो दो ऑब्जेक्ट्स को कंडक्ट किया, ट्रांसफर होगा तब ना। किसका ट्रांसफर? चार्ज का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कब तक चलना चाहिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? जब तक दोनों में इक्वल नहीं होता चार्ज। यस, वेरी गुड। जब तक दोनों का हमने लिखा था चार्जेस विल फ्लो अप टिल पोटेंशियल बिकम सेम, लेकिन पोटेंशियल अब सेम कैसे होगा इस सिनेरियो में? जब तक दोनों में चार्जेस कितना ना हो जाए? सेम। तो जब मैं दो को भिड़ा रही होंगी और उनको अलग करूंगी तो दोनों में चार्ज आना चाहिए बराबर, एकदम सेम। तो पहला केस क्या है? ए और सी को कांटेक्ट में लेकर आए, ए और सी को कनेक्ट किया, राइट? +4q है, 14 नहीं है दोस्त, 4q ही है। ए और सी को जब मैंने कनेक्ट किया तो इन दोनों का चार्ज मिला के कितना होगा? +4q + 0, 4q।
तो +4q प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है मुझे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा +2q, यहाँ पे भी आ जाएगा +2q, और यहाँ पे अभी भी रहेगा -10q। ए और सी को कनेक्ट करने से हेतवी बी के चार्ज में कोई फर्क पड़ना चाहिए? नहीं, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, सेम, राइट। नेक्स्ट, फिर उन्होंने कनेक्ट किया बी और सी को। चलो बी और सी को कनेक्ट करने पे परिश्री आप मुझे बताओ क्या होना चाहिए। पहले तो ए के चार्ज की बात करते हैं। बी और सी को कनेक्ट करने से ए के चार्ज में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कितना रहेगा ये अभी भी? +2q। गुड। यहाँ पे -5q। 4q -4q। यस, दिस इज द कॉमन मिस्टेक परीश्री विच पीपल डू। आपकी गलती नहीं है, बहुत कॉमन गलती है कि हम इसका डिवीजन कर देते हैं। हम देख रहे हैं बी और सी को कनेक्ट कर रहे हैं, बी और सी को कनेक्ट करने पे नेट चार्ज कितना होएगा? -10q + 2q, ये नेट चार्ज है। यस यस, अभी सही है, क्लियर है ये? सो -10q + 2q, और इसको इक्वली 2 में डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा -4q -4q। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट स्टेप था फिर उनका कि वो ए और सी को वापस कांटेक्ट में लेकर आए, नहीं, ए और बी को वापस कांटेक्ट में लेकर आए, राइट रिद्धि? आपने ऐसा ही रीड किया था, ए और सी को, ए और बी को किया? गुड। विहान, विहान नाउ यू टेल मी कि पहले तो सी के चार्ज में क्या फर्क पड़ेगा ए और बी को कनेक्ट करने से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कोई फर्क नहीं, वो अभी भी कितना है? -8, 0 तो -4 ऐसे नहीं करूंगा, ये स्टेप्स आए हैं बीच में। अब इधर बताओ। -2q हो जाएगा। यस, +2q -4q इज द नेट चार्ज। विहान, ए पे कितना रहेगा? तो ए में -2q नहीं हो जाएगा? नहीं, -q होगा। -q होगा भाई, इक्वली डिवाइड होएगा दोनों में। -2q इन दोनों का नेट चार्ज, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। सो इट वुड बी -q इधर, -q इधर, दोनों में चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स। क्या? All right, so these are the final charges on all the objects जो हमें देखने थे, that is -q and -4q। तीनों स्फीयर्स पे ये हमारे फाइनल चार्जेस हो गए, -q -4q, राइट? समझ आया चार्जिंग बाय कंडक्शन? कोई कंफ्यूजन किसी को? राज, विहान, सिद्धार्थ, आदित्य, रुद्र, ऑल राइट। चलो, रुद्र, तनीषा कहाँ गायब हो गए? भाई बहन दोनों चले गए? हाँ, इधर ही, इधर ही, ऑल राइट। चलो, नेक्स्ट अपने को करना है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन के सिनेरियो में हम क्या लेंगे? पहले एक अनचार्ज्ड स्फीयर लेंगे, अनचार्ज्ड स्फीयर ये हमारा, ठीक है। अनचार्ज्ड स्फीयर का मतलब, चलो एक एक स्टेटमेंट रखती हूँ मैं आप लोगों के आगे, लेट मी नो इफ दैट स्टेटमेंट इज राइट और नॉट। Uncharged sphere means there are no charged particles present inside the object. Uncharged sphere means there are no subatomic particles, there are no charged particles present inside the object. Not true, okay? आप आधी मुंडिया नो में हिल रही है तो not true, okay?
Why? Justify your answer. Yes. Ma'am, Yes, Siddharth. बोलो बोलो बोलो. Ma'am, the perfect definition can be the net charge is 0. Net charge is 0. Okay. Does that mean there are charges present? Yes, ma'am. तो how will you justify? Charges present है तो फिर कैसे 0? मैम फिर तो कोई ऐसा इलेक्ट्रिफाइड बॉडी अगर हम उसके नहीं अभी आपने बोला कि नेट चार्ज 0, उसका मतलब क्या हुआ? नेट चार्ज 0 होने का मतलब क्या है? कि देयर आर नो चार्जेस, कि देयर आर चार्जेस आर प्रेजेंट बट दे आर इक्वलाइज मैम, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं नेट चार्ज इज 0. दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन. दिस इज द परफेक्ट आंसर. The net charge is 0, but that doesn't mean there are no charges present inside the object. Charges are present, but the amount of positive charge present is equal to the amount of negative charge present inside the object. That is what we mean by uncharged sphere. Right? Clear है सबको ये? कोई किसी को कोई confusion है इसमें? ठीक है. तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों प्रेजेंट हैं. ये अनचार्ज्ड मेटालिक स्फीयर में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट है. अब मैं आपको एक सिनेरियो दिखा रही हूं कि इस कंडक्टर के पास, मेटालिक स्फीयर के पास मैं एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आई हूं. ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड से क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स पे बुरा असर पड़ेगा. दे विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. राइट? तो ये असर पड़ा, इसकी वजह से क्या हुआ? सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ इकट्ठे हुए. मैं कांटेक्ट में नहीं लेकर आई. आई एम नॉट इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट. ये रॉड और ये अलग अलग दूर है. हाँ, इसकी विसिनिटी में है. ये ऐसा है कि एक ही क्लासरूम में बैठ के दो बच्चों को दो कॉर्नर में बिठा रखा है. तो और एग्जाम हॉल में एक इन्विजिलेटर है. तो इन्विजिलेटर जब घूमता है तो वो इशारों में बातें कर सकते हैं. हाँ, डेफिनेटली दे कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, बट दे कैन टॉक थ्रू देयर आईज, देयर हैंड्स. ऐसा कर सकते हैं. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. चीटिंग जो आपकी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल के नाम पे होती थी, ये वो वाली चीटिंग चल रही है एग्जाम हॉल की. राइट? अगर इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो दूसरी साइड पे कैसा चार्ज रहेगा? जहां से इलेक्ट्रॉन उठ के आ गए, दूसरी साइड पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. डेफिशिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू पॉजिटिव चार्ज. राइट? ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप इंडक्शन का. इस फर्स्ट स्टेप का मैं नाम दे देती हूँ दिस स्प्लिटिंग अप ऑफ चार्जेस ऑन ऑपोजिट फेसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज पोलराइजेशन. क्या ये पोलराइजेशन खुद से हो सकता है? नहीं. आपको कोई एक ऑब्जेक्ट इसके विसिनिटी में लाके रखना पड़ेगा, तभी पोलराइजेशन पॉसिबल है, वरना पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट, थर्ड स्टेप हम क्या कर रहे हैं? फिर से ये ऐसा इंटैक्ट ही है अभी भी. ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, एक साइड पे है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और ये है रॉड जिस पे पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं. और अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं एक कंडक्टिंग वायर के साथ इन अर्थ. कंडक्टिंग वायर के साथ इन अर्थ. अब आप लोगों को पता होगा अर्थ इज अ वेरी ह्यूज कंडक्टर, वेरी बिग कंडक्टर. अर्थ इज अ वेरी बिग कंडक्टर. और वो कंडक्टर की खास बात ये है कि भले आप कितने भी इलेक्ट्रॉन्स, कितने भी प्रोटॉन्स उसमें से ले लो, प्रोटॉन्स नहीं लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ले लो या इलेक्ट्रॉन्स दे दो. आप इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकते हो. चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन्स लो, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स दो, उसका पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट रहने वाला है. इट इज अ गुड गिवर एंड अ टेकर. महान देवता है वो, ऐसे महानता की वो मूर्ति है, ऐसा वाला अर्थ का केस. ठीक है? तो ये जो कनेक्ट करने वाला पार्ट है हमने जो किया, इसको हम बोलते हैं अर्थिंग करना. सुना होगा अर्थिंग, तो घर में भी होता है. अपने वो जो
थर्ड वाला जो प्लग में लगा होता है ना ऊपर स्विच, रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थिंग, कि जब भी एक्सेस चार्ज आएगा हमारे कंडक्टर्स में तो वो अर्थ में चला जाएगा, अर्थिंग हो जाएगा उसका, राइट? Yes, it is charge sink of infinite charge at 0 volt potential. Very good. Good. So, earthing हम इसका कर देते हैं. अब earthing का अगर मैं definition देने जाऊं तो earthing का definition है the transfer of electrons taking place in such a way that the object gets neutralized. The transfer of electrons taking place in such a way that the object gets neutralized. Earthing को grounding भी बोलते हैं, earthing भी बोला जा सकता है, दोनों होते हैं. सो अगर इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन बॉडी से अर्थ में जा भी सकता है और अर्थ से बॉडी में आ भी सकता है, दोनों वे हो सकते हैं. आदित्य, इस केस में अगर मैंने ये वाली साइड को अर्थ से कनेक्ट किया है तो व्हाट डू यू थिंक, इलेक्ट्रॉन बॉडी से अर्थ में जाएंगे कि अर्थ से बॉडी में आया करेंगे? जो पॉजिटिव साइड बोला आपने वो ना, मैंने इसी को अर्थ किया ना. हाँ तो पॉजिटिव साइड को अगर हम लोग ग्राउंड से बोले ना कनेक्ट किया, यस यस, तो ग्राउंड से आएगा चार्ज, अर्थ से बॉडी में आएगा, ग्राउंड से बॉडी में आएगा. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्राउंड से अर्थ से बॉडी में जाया करेंगे क्योंकि वहां पे उस सिनेरियो में आपको न्यूट्रलाइज करवाना है पॉजिटिव चार्ज को. तो ये मेरा आ गया फिर से पॉजिटिवली चार्ज रॉड. अब इसको अभी भी हमने उसके साथ कनेक्ट कर रखा है ग्राउंड के साथ. अच्छा, क्या नेगेटिव चार्ज भी चला जाएगा क्या? नहीं, वो अभी भी इंटैक्ट है, वो अभी भी इसके इन्फ्लुएंस में है, इसके इन्फ्लुएंस में नेगेटिव रहेगा. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वायर हटा देंगे अर्थिंग का. हमने अर्थिंग का वायर हटाया. अर्थिंग का वायर हटाने के बाद यहाँ पे अभी भी नेगेटिव चार्ज इंटैक्ट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने अभी भी रॉड रख रखा है पॉजिटिवली चार्ज. ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड अभी भी रखा हुआ है. एंड इसके बाद हमने ये रॉड भी हटा दिया. जब हमने रॉड हटा दिया तो क्या होगा, उस स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट में. सो we started with zero charge, we ended up at negative charge. Is this charging? क्या ये प्रोसेस है चार्जिंग का? Is this a process of charging? Yes, it is. ये हमारा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है, जीरो नेगेटिव. Can anyone give me the amount of charge? बता सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा? स्मृति? Ma'am, 0. नहीं, amount of charge on this object finally n into e. Yes, quantization n into e, right? Clear है? कोई कंफ्यूजन इसमें? Yes. मैम इसमें सेम नेगेटिव रॉड लाए तो सेम ऐसे पॉजिटिव हो सकता है? Yes, मेरा क्वेश्चन था पर इसलिए तुमने क्वेश्चन चुरा लिया. दिस इज नॉट फेयर. अगर नेगेटिव आता तो क्या होता? नेगेटिव आता तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता, यहाँ नेगेटिव आ जाता. इलेक्ट्रॉन अब अर्थ के केस में इलेक्ट्रॉन बॉडी से अर्थ में जा रहे होते, इंस्टेड ऑफ कमिंग फ्रॉम अर्थ टू बॉडी वो बॉडी से अर्थ में जा रहे होते. ये पॉजिटिव आता, फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाता और अल्टीमेटली हमें पॉजिटिव चार्ज मिल जाता. ठीक है, सेम केस होता है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाती है. यस, सो this is charging by induction. These are the three processes of charging given in your session 1 and point number 6, right? ये हमारा सेशन 1 का एंडिंग हो गया है. मैं आपके साथ एक बार नोट्स फिर से शेयर कर लूं. नोट्स में आपको दिखा देती हूँ. नोट्स में प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन, डिस्चार्जिंग बाय अर्थिंग और ग्राउंडिंग. फिर है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का डेफिनेशन, वो आप खुद से देख लोगे, राइट? वो मैं नहीं बताती हूँ आपको. ये होमवर्क शीट करके लेकर आनी है, होमवर्क शीट 1.1 एज योर होमवर्क, एंड यू नीड टू सबमिट इट ऑन गूगल क्लासरूम, राइट? नेक्स्ट टाइम इतना आपको करके लेकर आना है. डाउट्स होए और